हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम करेंगे पार्ट 4 कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ एंड टर्म्स की जो सीरीज चल रही है हमारी। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ देखेंगे। आज हमारे पास है गणराज्य क्या होता है, जनपद किसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को समझेंगे, दंड नीति को समझेंगे, सप्तांग का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है क्या है, उसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? द टर्म गणराज्य इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स रिपब्लिक और रिपब्लिकन स्टेट. It combines of the word Gana and Rajya. In ancient India, Ganarajya referred to democratic states that were not ruled by monarch. कहा जा रहा है कि गणराज्य है एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है रिपब्लिक और रिपब्लिकन स्टेट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गना एंड राज्य. गना और राज्य दो शब्द से मिलकर बना है. इन एंशियंट इंडिया गणराज्य रेफर टू द डेमोक्रेटिक स्टेट दैट वर नॉट रूल्ड बाय मोनार्क. किसी भी मोनार्क जो है वो उस स्टेट को रूल नहीं करता था, किसी मोनार्क के द्वारा उस स्टेट में रूल नहीं किया जाता था. जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता था उसे बोलते हैं गणराज्य, मीन्स रिपब्लिक स्टेट. आज हमारा रिपब्लिक स्टेट का एग्जाम्पल है इंडिया. यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी है जिस तरह कि आप इस चीज़ को याद रख पाए. गणराज्य मीन्स इंडिया, इंडिया इज़ रिपब्लिकन स्टेट. ओके. देयर वर टू टाइप्स ऑफ गणराज्य स्टेट्स. फर्स्ट इज स्टेट मेड अप ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सिंगल क्लैन सच एज शाक्यास. यानी कि स्टेट सिंगल क्लैन के द्वारा रूल किया जा रहा है. सिंगल क्लैन जो है उससे डेमोक्रेटिक बना रही है, वो है एग्जाम्पल जैसे शक्यास. फिर स्टेट मेड अप ऑफ कोलेशन ऑफ मेनी क्लाइंस सच एज वज्जीस और यादवास. कुछ ऐसे स्टेट्स जो कई सारी क्लाइंस के यानी कि कई सारे रूलिंग्स जो गवर्नमेंट्स होती है उनकी कोलिशन से जो बना हुआ है स्टेट्स हो, उसे वो एक दूसरा टाइप है, जैसे कि वज्जीस और यादवास. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है जनपद. जनपद किसे कहते हैं? द संस्कृत वर्ड जनपदा ट्रांसलेट्स टू रेम्स, टेरिटरी और प्रोविंस. इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड मेड अप ऑफ जना विच मीन्स पीपल और सब्जेक्ट एंड पदा विच मीन्स फुट. संस्कृत वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, जना और पदा. जना का मतलब होता है पीपल, पद मीन्स फुट, फुट यानी पैर. फिर एग्जाम्पल्स ऑफ जनपद: आंध्रा, अंगा, वज्जी, काशी, छेदी, वत्सा. ये सारे स्टेट्स जो एंशियंट इंडिया में हम सुनते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जनपद के. जनपद का मीन्स क्या है, जनपद की हिस्ट्री क्या है वो हम देखेंगे. जनपद वर अर्लियर विलेज दैट डेवलप्ड अराउंड द फर्टाइल एरिया ऑफ गंगा प्लेन. गंगा प्लेन के जो फर्टाइल एरिया है उसके आसपास ये डेवलप्ड हुए. फिर पीपल ऑफ द सेम ट्राइब्स केम टुगेदर टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. सून विलेजेस कम अप. जैसे ही विलेजेस बने, पीपल जो है, जो ट्राइब्स हैं, वो एक साथ आए और उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना यहाँ पे शुरू किया. दीज विलेजेस वर गवर्न बाय विलेज हेडमैन. और ये जो विलेजेस थे वो विलेज हेडमैन के द्वारा गवर्न किए जाते थे. जनपद बिकम मेजर रिल्म्स, रिपब्लिक्स और किंगडम्स ऑफ वैदिक इंडिया. जो जनपद है वो मेजर रिपब्लिक्स बने, मेजर किंगडम्स बने, मेजर एरियाज बने वैदिक इंडिया के टाइम पे. द पावरफुल स्टेट्स अमंग जनपदा वर नोन एज महाजनपदा. अब देखो कई सारे जनपद होते थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था वो निकल के आ जाता था महाजनपद की तरह, वहीं से महाजनपद बना, जनपद से. फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन है इन कौटिल्याज सप्तांग थ्योरी, जनपदास रेफर्ड टू द टेरिटरी ऑफ स्टेट. कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी में क्या कहा है कि जो जनपद हैं उन्हें कहते हैं टेरिटरी ऑफ स्टेट. इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ वी हैव द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट. एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, प्राइमरली फाउंड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में मिलता है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है. फिर विच स्टेट दैट अ पर्सनस एक्शंस कर्मा इन लाइफ whether good or bad will directly influence their future lives through a system cause and effect. कह रहा है कि इसके अंदर होता है एक पर्सन का जो एक्शन होता है, यानी कि जो उसका कर्मा होता है उसकी लाइफ में गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसकी फ्यूचर लाइफ को थ्रू अ सिस्टम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के थ्रू
वो जो उसकी लाइफ है उसको उसका जो कर्मा है वो इफ़ेक्ट करता है। ओके, उसके बाद है लिखा है एसेंशियली मीनिंग वेयर गोज़ अराउंड कम अराउंड। मतलब इसका मीनिंग बताया गया है कि जो जा रहा है वो वापस आएगा। वेयर व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, मतलब कि जिस तरीके की चीज़ आपने की है वो आपको रिटर्न मिलेगी। फिर वेयर पॉजिटिव एक्शंस लीड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब कि आपने पॉजिटिव किया है तो आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, अगर नेगेटिव किया है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओपन अक्रॉस मल्टीपल लाइफ टाइम्स ड्यू टू द बिलीफ इन रिकारनेशन, यानी कि ये एक लाइफ साइकिल बताया गया है। जब तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे ये मल्टीपल लाइफ टाइम में होता रहेगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ इन रिकारनेशन, पुनर्जन्म का जो आइडिया है वो भी यहाँ पे इससे लिंक होता है। क्योंकि अगर कोई इंसान कर्मा करेगा, इस तरीके से हम इसे देखते हैं, अगर कोई इंसान कर्म करता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो अगर वो नेगेटिव कर्म करता है तो उसे वापस वो चीज़ मिलनी है नेगेटिव के रूप में। तो ये कब मिलेगी? इसको मिलने के लिए उसका रिकार्नेशन होना ज़रूरी है, यानी कि पुनर्जन्म होना ज़रूरी है। जो पुनर्जन्म होगा तो वो इस नेगेटिव चीज़ को जो उसने की है, जो उसने नेगेटिव कर्म किया है, उसको वो वापस से भुगतेगा। यानी कि उसने जो नेगेटिव कर्म किया है उसका फल उसे रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के बाद में मिलेगा। पॉजिटिव कर्म किया है तो उसका भी फल मिलेगा। और एक थ्योरी ये भी कहती है पॉजिटिव कर्म करेगा तो इस साइकिल से बाहर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। यानी कि सिंपल सी बात है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों में है, ये भी याद रखना है। फिर गुड कर्मा होगा और बैड कर्मा होगा तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा दोनों ही लाइफ को। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। नेक्स्ट थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। सम की पॉइंट्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ओरिजिन ऑफ वर्ड कर्मा कम्स फ्रॉम संस्कृत मीनिंग एक्शन और डीड, यानी कि कर्मा मीन्स एक्शन, आपने किया, किस तरीके का एक्शन किया। फिर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। द कोर प्रिंसिपल इज दैट एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। जो साइंस का जो थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। तो वही है कि अगर जिस तरीके का एक्शन किया आपने, जिस तरीके का कर्म आपने किया, उसका उसी तरीके से रिएक्शन भी होगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन विल बी एक्सपीरियंस्ड इन द प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ। प्रेजेंट लाइफ में भी कर्मा का फल मिलेगा आपको और फ्यूचर लाइफ में भी मिलेगा ही। फिर इंटेंशनल मैटर मीन्स कि नॉट ओनली द एक्ट itself but the intention behind the action is considered when the determining the karmic impact, यानी कि सिर्फ आपका एक्ट क्या है यही मैटर नहीं करता, आपने किस इंटेंशन के साथ में वो एक्ट किया है ये भी मैटर करता है। मीन्स सिर्फ एक्ट मैटर नहीं करता, इंटेंशन भी मैटर करती है। फिर पॉजिटिव कर्मा, पॉजिटिव कर्मा क्या होता है? पुण्य, गुड डीड्स दैट जनरेट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि सही कर्म किया है तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, उसे हम पुण्य कहेंगे। फिर नेगेटिव कर्मा यानी कि पाप, बैड डीड्स दैट जनरेट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अगर पाप किया है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव कर्मा कहलाएगा। फिर रिकारनेशन पुनर्जन्म, द बिलीव दैट ए सोल इज रीबोर्न। पुनर्जन्म क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बिलीव किया जाता है कि सोल जो है रीबोर्न होता है इनटू अ न्यू लाइफ आफ्टर दैट। जब डेथ हो जाती है उसके बाद में न्यू लाइफ के अंदर रीबोर्न होता है सोल, वेयर द कर्मा accumulate in previous lives determine the conditions of new life। कह रहा है कि आपने प्रीवियस लाइफ में जो कर्म किए हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कंडीशन कैसी होगी आपकी न्यू लाइफ की। जैसे किसी इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है वो किसी अमीर खानदान में पैदा हो, उसके साथ में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो, गलत किया है तो उसी के अकॉर्डिंग वाइस वर्सा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकारनेशन। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, लेकिन कुछ और है जो कि हाउ कर्मा इज़ अप्लाइड, कर्मा किस तरीके से अप्लाइड करता है। पहला है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेज इंडिविजुअल टू लिव एथिकली एंड कॉन्सिक्वेंसली एज देयर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्शियसली एज देयर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इंसान के ऊपर कि अगर वो उसे अच्छे कर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसका फल भुगतेगा। तो ये चीज़ क्या करती है, एक इंसान को एथिकली लाइफ जीने के लिए मजबूर करती है कि सब काम अच्छे अच्छे करे, कुछ गलती ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इस तरीके से कर्म अप्लाइड हो जाता है। फिर दूसरा है कि एक्सप्लेनिंग सफरिंग। कर्मा में सफरिंग को एक्सप्लेन कैसे किया गया है? कर्मा कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वाई सम पीपल एक्सपीरियंस हार्डशिप एज इट मे बी द रिजल्ट ऑफ पास्ट नेगेटिव एक्शंस। कई बार होता है किसी इंसान की लाइफ में कई सारी मुसीबतें आती है एक साथ, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि वो इंसान मुसीबतों से घबराए ना, या फिर उस मुसीबत को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे एक टाइप की सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए कि भाई उसका जो पुराना कर्म था, पुराने कर्म का ये फल भोग रहा है, तुमने पास्ट में इस तरीके के काम किए हैं, इसलिए तुमको ये चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सफरिंग। फिर पाथ टू लिबरेशन। पाथ टू लिबरेशन क्या है? मीन्स कर्मा से जो ये साइकिल है, इससे बाहर कैसे आए? इन सम ट्रेडिशंस अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द रीबर्थ मोक्षा इज पॉसिबल बाय अक्यूमुलेटिंग पॉजिटिव कर्मा एंड एलिमिनेटिंग नेगेटिव कर्मा। पॉजिटिव कर्मा को इकट्ठे करते जाओ, नेगेटिव कर्मा को एलिमिनेट करते जाओ। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पाथ ऑफ लिबरेशन। यानी कि इस साइकिल से बाहर निकलना है तो यह बात आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंसान एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मजबूर होता है, और डर करके या किसी भी तरीके से मान करके, बिलीफ समझ करके, भगवान में आस्था रख के वो इस चीज़ को करता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। और ये कर्मा अप्लाई कैसे होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ओके, सारे इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज सप्तांगा। सप्तांगा का क्या कॉन्सेप्ट है? Saptanga are the 7 parts or limbs that make up a state. According to Saptanga theory of state, the word Saptanga is a Sanskrit term that means having a 7 parts or members. सप्तांगा को बताया गया है कि ये 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं और 7 लिम्स हैं, मीन्स हाथ पैर हैं, 7 दैट मेक्स अप अ स्टेट। यानी कि स्टेट को बनाने के लिए जो 7 एसेंशियल पार्ट्स हैं वो है सप्तांगा थ्योरी। According to Saptanga theory of state, the word Saptanga is Sanskrit term that means having 7 parts or members. Saptanga means having 7 parts. ओके, ये सप्तांगा थ्योरी कौटिल्य जी ने दी है, फोटो लगा दिया है ताकि आपको याद रहे। सप्तांगा का एक साइकिल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हम सारे यहाँ पे देखते हैं। जैसे द 7 सप्तांगा क्या क्या है? फर्स्ट इज रूलर। एक रूलर होना जरूरी है ये सेंटर में, द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, उसके बाद है मिनिस्टर द ऑफिशियल्स हु वर्क फॉर द रूलर। मिनिस्टर क्या है? द ऑफिशियल्स है जो रूलर के लिए काम करता है। फिर टेरिटरी क्या है? द लैंड दैट द स्टेट ऑक्यूपाइज। लैंड होना भी तो जरूरी है ना, अब राजा कहाँ के बनोगे, ऑब्वियस सी बात है, टेरिटरी। फिर उसके बाद आता है फोर्ट, अ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड टू डिफेंड द स्टेट फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। अब आपके पास टेरिटरी है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन इन्वेजन भी होगा। फॉरेन इन्वेजन को डिफेंड करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट होना जरूरी है। फिर ट्रेजरी, द स्टेट स्टोर टू मनी जेम्स एंड मेटल्स। मनी जेम्स और मेटल्स को स्टोर करने के लिए और सारे धन को वहाँ इकट्ठा करने के लिए आपके पास ट्रेजर होना जरूरी है। ये स्टेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्मी, द स्टेट मिलिट्री फोर्स। स्टेट के पास मिलिट्री फोर्स होना ऑब्वियस सी बात है, जरूरी बात है। फिर अलाई, अदर स्टेट दैट द स्टेट फॉर्म्स अलाइज विद। यानी कि कुछ ऐसे दोस्त भी होना चाहिए जो आपका बुरे समय में साथ दें। ये सारे 7 पार्ट्स हैं जो स्टेट के पास होना जरूरी है, तब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेट और ट्रू सेंस में एक स्टेट फॉर्म होता है। दिस इज अ सप्तांग थ्योरी बाय कौटिल्य और चाणक्य। ओके, नेक्स्ट हमारा है दंड नीति। दंड नीति क्या होती है? दंड नीति इज अ political philosophy concept that refers to the use of punishment and force to maintain order and achieve political goals. It is a key part of कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र का एक की पार्ट है। कह रहा है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो कॉन्सेप्ट कहता है कि पनिशमेंट का यूज़ करना, फोर्स का यूज़ करना, मेंटेन द ऑर्डर एंड अचीव पॉलिटिकल गोल्स। पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए, राज्य में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ करने का, वो है दंड नीति। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दंड नीति। पर्पस क्या है? टू हेल्प रूलर मेंटेन ऑर्डर एंड कंट्रोल इन देयर लैंड। ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर को मेंटेन करना और कंट्रोल करना लैंड को। टू टीच रूलर टू मेक फेयर डिसीजन बट ऑल्सो टू बी टफ व्हेन नेसेसरी। हमेशा ही
कोमल बन के नहीं रहना है, हमेशा ही सॉफ्ट बन के नहीं है, काइंड हार्टेड बन के नहीं रहना। कई बार नेसेसरी होता है तो दंड नीति का यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, टफ बनना पड़ेगा राजा को। फिर है टू हेल्प रूलर ट्रीट एनिमीज एंड थ्रेट टू देयर रूल, यानी कि रूलर्स को क्या हेल्प करता है एनिमीज़ को थ्रेट करने में। फिर टू हेल्प रूलर्स कैन अबाउट देयर सिटीजन्स, उनके सिटीजन्स की केयर भी करना होता है, जो भी दंड नीति से पॉसिबल है। फिर टू फोस्टर अ स्टेट एंड पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी के लिए भी दंड नीति जरूरी है, क्योंकि कोई अगर उल्टी सीधी हरकत करेगा तो उसे दंड देना आवश्यक है, जरूरी है। ये सारी चीज़ें अभी कि क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद आता है हाउ इज़ द दंड नीति इज़ रिलेटेड टू राजधर्म। अब दंड नीति राजधर्म से किस तरीके से रिलेटेड है ये देखते हैं। दंड नीति इज सबऑर्डिनेट टू राजधर्म और द धर्म ऑफ द किंग। राजधर्म क्या है? राजधर्म का कॉन्सेप्ट है मीन्स कि एक राजा है और उस राजा का राजा होने के नाते क्या क्या उसके धर्म है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसके अंदर एक आता है दंड। कई सारी ड्यूटीज़ होती है लेकिन उसके अंदर दंड नीति भी आता है, ऐसा कह रहे हैं। सबऑर्डिनेट है राजधर्म के, राजधर्म के साथ साथ दंड नीति भी जरूरी है। दंड नीति इज अ सेंट्रल ऑफ राजधर्म, राजधर्म का सेंट्रल है दंड नीति। विच इज़ द मॉरलिटी ऑफ गवर्नेंस, जो कि क्या है? मॉरलिटी है गवर्नेंस की। गवर्नेंस करना के लिए जो दंड नीति है वो जरूरी है। उसके बाद आता है वेयर एल्स दंड नीति अपीयर्स। तो दंड नीति है वो इसके अलावा कहाँ पे दिखती है हमें? दंड नीति इज ऑल्सो डिस्कस इन द शांति पर्व ऑफ महाराष्ट्र, महाभारत के शांति पर्व एक चैप्टर में भी ये देखने को मिलती है हमें। उसके बाद है इन व्याकरण दंड नीति इज कंसिडर अनदर टर्म फॉर पॉलिटिकल साइंस। व्याकरण में, व्याकरण नाम की जो बुक है उसके अंदर भी इसको डिफाइन किया गया है, किस नाम से? पॉलिटिकल साइंस। वहाँ पे दंड नीति को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इन द धर्मशास्त्र इट इज़ अ टेक्स्ट दैट आउटलाइंस लॉ फॉर क्षत्रिय, यानी कि धर्मशास्त्र नाम का जो टेक्स्ट है उसके अंदर इसको लॉ बताया गया है। आउटलाइन से लॉ फॉर क्षत्रिय, क्षत्रियों के लिए एक लॉ बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दंड नीति रियल में क्या है और किन्हीं और टेक्स्ट्स में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कहा जाता है। शांति पर्व में क्या कहा जाता है जो कि महाभारत में है। फिर व्याकरण में तो उसे पॉलिटिकल साइंस कह दिया है। फिर धर्मशास्त्र में एक लॉ ऑफ क्षत्रिय है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। तो यही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। पास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पे बने रहें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताएं।